हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, आज उस कड़ी में जीएस 2 के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन से 5 क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यह आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग 5 क्वेश्चन जो करेंगे उसको सीरियल वाइज चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। आप देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में तुलना वाले प्रश्न पर टिप्पणी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एवं महत्व, इस पर टिप्पणी करना है। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता उपबंध, इस पर टिप्पणी करना है। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संघवाद में घटकों के बीच विवाद को दूर करने वाला तंत्र, इस पर टिप्पणी करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता पर चर्चा करें, इस पर टिप्पणी करना है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहां पर आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष है वह है भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में तुलना। इस पे आपको टिप्पणी करना है और आपका प्रयास होना चाहिए कि 80 से 90 शब्दों में इसका आंसर करना। तो चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट दोनों अपने अपने देशों के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन उनकी शक्तियां और भूमिका अलग अलग है। सबसे पहले आप दोनों में अंतर समझ लीजिए, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट में। तो एक चीज आप समझिए कि भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वह निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं और वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाते हैं और उनको भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। जबकि ब्रिटेन के सम्राट वंशानुगत पदाधिकारी होते हैं, यह राजशाही परंपरा के तहत गद्दी संभालते हैं। कहने का अर्थ है कि जो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं उनकी भूमिका प्रतीकात्मक होती है और वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और संसद के पास होती है। आप समझ गए भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट के बीच में अंतर। अब इसका हम लोग संवैधानिक स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कैसे लिखते हैं। इनकी संवैधानिक स्थिति को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे। भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए सांसदों और विधायकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह एक प्रकार से निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि आप देखेंगे ब्रिटिश सम्राट, आप देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे। ब्रिटिश सम्राट सत्ता उत्तराधिकार अर्थात वंशानुगत के आधार पे प्राप्त करते हैं। जबकि आप देखिएगा कि ब्रिटेन में जो होता है ना, वह सम्राट या रानी वंशानुगत होते हैं। वहां देखिएगा एक प्रकार से उत्तराधिकार के तहत मतलब सत्ता प्राप्त करते हैं और यह परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है। यहाँ पे कोई भी चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती। अब नेक्स्ट इतना बताने के बाद हम लोग शक्तियों के बारे में बताएंगे कि जबकि इन दोनों की शक्तियां निम्नवत है, यह लिखकर इनकी शक्तियों को एक्सप्लेन करेंगे एक एक दो लाइन में। अब देखिए कैसे। अब देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का प्रमुख होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब कि वह महत्वपूर्ण मतलब परिस्थिति कौन सा होता है जहां पे राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से डिसीजन लेते हैं। तो देखिएगा, जब संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, वित्तीय आपातकाल, ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, या राज्य सरकारों को बर्खास्त करना पड़ता है उस समय, या संदिग्ध विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति स्वविवेक से डिसीजन ले सकते हैं। जबकि आप देखिएगा सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ब्रिटिश सम्राट केवल प्रतीकात्मक होता है और सरकार के निर्णयों को औपचारिक रूप से मंजूरी देता है। अब देखिए, ब्रिटेन में एक्चुअली ना संवैधानिक राजशाही लागू होता है, जिसका अर्थ है सम्राट का कोई वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं होता। वहां पर आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार के सभी निर्णय संसद और प्रधानमंत्री के माध्यम से लिए जाते हैं। सम्राट सिर्फ एक औपचारिक मोहर लगाते हैं और परंपरागत रूप से सरकार के निर्णयों को वह अस्वीकार नहीं कर सकते, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप दोनों व्यक्तियों के शक्तियों में डिफरेंस आप समझ गए। फिर अब आप यहाँ पे एक सीमाएं बता देंगे, मतलब एक थोड़ा सा इनकी सीमाएं क्या है इन लोगों का। तो देखिए, यद्यपि भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित है, जिससे वह कई बार औपचारिक पद बनकर रह जाता है, जबकि ब्रिटेन में राजशाही पर खर्च को लेकर आलोचना होती रहती है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित क्यों है। अब इसलिए है कि भारत में संसदीय प्रणाली है जहां कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब एक और चीज समझिए
कि संविधान में जो मतलब निर्वाचित है और जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, वही एक प्रकार से समझिए कि वास्तविक रूप से मतलब प्रधान होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने भी डिसीजन होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति को लेना पड़ता है, लेकिन संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को डिसीजन लेने की अनुमति देता है। जबकि ब्रिटेन में आप देखेंगे कि राजशाही पर खर्च को लेकर आलोचना की जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजशाही पर भारी खर्च होता है, उनकी महलों की देखरेख, राजशाही समारोह पर अरबों पाउंड पैसा खर्च होता है, इसीलिए लोग इसे अनावश्यक खर्च मानते हैं और इसे खत्म करने की मांग करते हैं। इस आधार पर इन लोगों की आलोचना की जाती है। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या बताएंगे कि निष्कर्षतः देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, निष्कर्षतः दोनों देशों के प्रमुख सम्मानजनक पदों पर होते हैं, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन में राजशाही परंपरा बनी हुई है। आप निष्कर्ष इतना लिख देंगे, आपका यह शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जिस पे हमको टिप्पणी करना है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एवं महत्व, इस पे आपको टिप्पणी करना है। ध्यान भी रखना है शब्दों की सीमा, ऐसा नहीं है कि लिखते जाएं और शब्दों की सीमा के अंतर्गत ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लोकसभा में प्रतिपक्ष का चयन कैसे होता है। तो देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वही व्यक्ति होता है जो सबसे बड़ा विपक्ष के पार्टी का प्रमुख होता है, बशर्ते कि उसकी पार्टी की लोकसभा में कम से कम 10% सीट मिली हो, अर्थात भारत के लोकसभा में 55 सीट। समझ गए आप? अब चलिए भूमिका कैसे लिखेंगे। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्षी दलों का प्रमुख होता है, जो सरकार की नीतियों को समीक्षा कर उसे चुनौती देता है। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष कैसे नीतियों को मतलब चुनौती देता है, आप ऐसे समझिए। नेता प्रतिपक्ष सरकार के फैसलों की एक तरह से समीक्षा करता है और संसद में सवाल उठाकर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करता है। आप देखेंगे सरकार की जो गलत नीतियां होती है उसकी आलोचना करके एक प्रकार से वह जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? विपक्ष, प्रतिपक्ष का लीडर। अब इतना आप बताएंगे तो यह आपकी भूमिका हो गया। अब इसकी हम लोग मतलब देखेंगे, इसकी भूमिका और महत्व को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट पॉइंट में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप कैसे लिखेंगे। इसकी भूमिका एवं महत्व को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे, सरकार की नीतियों की आलोचना करना और जनहित के मुद्दे उठाना, ये मतलब पहला इसका काम होता है। अब देखिए जनहित के मुद्दे उठाना और क्या बोलते हैं आलोचना करना, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में ना विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष ही सरकार की गलत नीतियों को उजागर करता है। आप और हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप और हम तो संसद में चुनकर भेज दिए हैं। अब उनके जो मतलब नेता प्रतिपक्ष होंगे वो करेंगे, ताकि जनता के सरकार के कार्यों को सही जानकारी मिल सके और एक तरह से वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाकर जो सरकार होती है उस पर दबाव बनाते हैं, ताकि वह जनता के हित में फैसला ले सके। अब सेकंड पॉइंट देखिए आप क्या लिखेंगे, संसद में बहस के दौरान सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। कहने का अर्थ है कि संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सरकार से सीधे सवाल पूछा जाता है, सरकार के फैसले की खुली आलोचना की जाती है। संसद में बहस के माध्यम से जनता की आवाज को बुलंद किया जाता है और सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रतिपक्ष का लीडर या प्रतिपक्ष, एक सशक्त प्रतिपक्ष ही कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे आप, लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखना और सत्ता पक्ष को निरंकुश होने से रोकना नेता प्रतिपक्ष का ही काम होता है, मतलब विपक्ष का ही काम होता है। कैसे? अब देखिए लोकतंत्र में ना एक्चुअली चेक एंड बैलेंस मतलब संतुलन एंड नियंत्रण जरूरी है, ताकि जो गवर्नमेंट है ना वो निरंकुश कभी भी नहीं हो पाए। आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष सरकार पर निगरानी रखता है, उसकी नीतियों का विश्लेषण करके उससे सुधारने का एक प्रकार से वह प्रयास करता है। अब एक एग्जाम्पल हालिया मतलब दे देंगे थोड़ा सा, मतलब कि हालिया संदर्भों में आप देखेंगे 2024 के आम चुनावों के बाद यह पद फिर से चर्चा में आया, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। इतना बताएंगे तो फिर इसके बाद एक सीमा इसकी बता देंगे, एक सीमा इसकी बताएंगे कि इसकी सीमाएं क्या है, और उसके बाद एक निष्कर्ष। तो चलिए देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है। यद्यपि इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ मामलों में विपक्ष सरकार के सही फैसले का विरोध भी करता है, जिससे
जनहित की योजनाएं प्रभावित होती है। आप इसको ऐसे समझिए, विपक्ष सही फैसले का विरोध क्यों करता है? देखिए, हर चीज विपक्ष सही ही नहीं करता। देखिए, कई बार विपक्ष ना सरकार के अच्छे फैसलों का भी विरोध करता है। कारण क्या होता है समझिए, ये इसका एक सबसे बड़ा कारण ना राजनीतिक होता है। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश करता है कि सरकार की सभी नीतियां गलत है, ताकि जनता सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो, और जब चुनाव हो तो उनको बहुमत मिले और वो सत्ता में आए। इस कारण भी सही योजनाओं का विपक्ष विरोध करती है। आप इसकी यह सीमा है। अब फिर उसके बाद एक अच्छा सा निष्कर्ष बताएंगे, उसके बाद आपका आंसर पूरा। तो चलिए, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्षतः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सशक्त लोकतंत्र का रक्षक होता है। कैसे रक्षक होता है? चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ ही लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष एक लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र का नींव होता है। क्यों? क्योंकि वह सरकार को लोकतांत्रिक दायरे में बनाए रखता है और सुनिश्चित करता है कि जो सत्ता में शासन है वह सत्ता का दुरुपयोग न करे। सरकार के गलत जो निर्णय लेती है उसका नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष में खड़ा होकर उसे सुधारने की कोशिश करता है और जनता की आवाज को पहुंचाकर सरकार को सही डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए वह लोकतंत्र का रक्षक के रूप में काम करता है। फिर लिखेंगे, जिसे अपनी भूमिका सक्रियता से निभानी चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मजबूत हो सके। दोस्तों, आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को भी मैंने अच्छे से समझाया। अब नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे जल्दी से जल्दी, और चलिए देखने का प्रयास करते हैं उसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए, अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है जिस पे हमको टिप्पणी करना है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता उपबंध। अब देखिए, इस पे टिप्पणी करना है। कैसे लिखेंगे? पंथ निरपेक्षता अपने आप में एक व्यापक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको 80 से 90 शब्दों में समेटना है आपको। चलिए कैसे? सबसे पहले आप पंथ निरपेक्षता का अर्थ समझ लीजिए। वैसे तो आपको बखूबी पता है, बट मेरे द्वारा भी समझ लीजिए। संविधान में एक्चुअली पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है ना कि सरकार किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगा। कहने का अर्थ है कि सभी धर्मों को समान दर्जा और सम्मान दिया जाएगा, और कोई भी नागरिक अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होगा। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। आपने इसका अर्थ बखूबी समझ लिया। अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे कैसे शॉर्ट में दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले भूमिका देखते हैं। देखिए, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे विचारों के लोग हैं, इसीलिए विविधतापूर्ण है, जहाँ हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। संविधान पंथ निरपेक्षता को अपनाकर सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। जब इतना लिखेंगे तो आपका यह भूमिका हो गया। अब इसके बाद हम इसको पंथ निरपेक्षता के जो महत्वपूर्ण उपबंध है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट देंगे अनुच्छेद 25 से 28, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। सेकंड, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है, जिससे धार्मिक भेदभाव रोका जाता है। अब पहले वाला बिंदु को पहले मैं आपको समझा देता हूं। मुझे लग रहा था कि आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर मेरा मन किया कि मैं आपको समझा दूं। देखिए, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 बहुत संक्षेप में हम समझा देते हैं आपको। देखिए, 25 में क्या है ना कि धर्म मानना, उसका पालन करना, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब इससे क्या होता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वस्थ क्या बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से बनी रहती है। अब 26 में क्या है कि हर धर्म के लोगों को अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से मतलब प्रबंधित करने का अधिकार है। 27 में मतलब उससे आप जबरन टैक्स नहीं ले सकते। 28 में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी सरकार द्वारा संचालित किसी भी संस्थान में। आप 25 से 28 को मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। अब अनुच्छेद 14 के तहत कैसे मतलब धार्मिक भेदभाव को रोकता है, चलिए इसको देखते हैं। आप देखिएगा कि अनुच्छेद 14 में मतलब एक लाइन है कि सरकार किसी से भी धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती है। देखिए, एक शब्द आ रहा है उसमें धर्म, मतलब 5 टर्म आता है, उसी में एक धर्म होता है। कहने का अर्थ है कि यह अनुच्छेद समान अवसर और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे किसी भी धर्म के लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह धार्मिक भेदभाव को रोकने का काम करता है। अब थर्ड पॉइंट जो आप बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये तो पीटी में पढ़ते पढ़ते आप भी थक गए होंगे। तो अब फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे कि जबकि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और न ही किसी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, तथा नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने, प्रचार करने और उन्हें अपनाने की स्वतंत्रता होगी। अब देखिए, पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों को समान महत्व क्यों देता है, आप इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए। कारण इसलिए है कि भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है
कि राज्य किसी भी धर्म के पक्ष में ना हो, मतलब राज्य सरकार किसी भी धर्म के पक्ष में ना हो और न ही किसी धर्म का विरोध करे। इससे क्या होगा, इससे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा, इससे सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म को हो। इससे धर्म के आधार पे कटुता नहीं, जबकि भाईचारे का संदेश जाएगा। यही कारण है कि सरकार किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती। आप समझ गए। और फिर इसकी एक सीमा बता देंगे। अब देखिए सीमा क्या बताएंगे कि यद्यपि कई बार जो सरकार होती है ना, चाहे राजनीतिक दल, पंथ निरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है। यह इसकी एक सीमा होती है। अब देखिए राजनीतिक दल तुष्टीकरण क्यों करते हैं। अब देखिए कारण है ना कि वे एक समुदाय का विशेष लाभ देने का वादा करते हैं ताकि चुनाव में ना उनके जो मतलब धर्म वाले लोग हैं ना उनको सपोर्ट करें। मतलब यह समाज में एक प्रकार से धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। यह सही मायने में अगर यदि आप देखेंगे तो यह पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ होता है, क्योंकि इससे अन्य समुदायों में असंतोष पैदा होता है। समाज बढ़ सकता है, राज्य बढ़ सकता है, देश बढ़ सकता है। आप देख लीजिए कि इसका उदाहरण 1947 के बाद मतलब भारत और पाकिस्तान के रूप में धर्म के आधार पर ही आप देखेंगे ना, तक कहीं ना कहीं बीज बोया था और आज पाकिस्तान और इंडिया मतलब अलग बटा। तो कभी भी पंथ निरपेक्षता के आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। समाज में असमानता नहीं बल्कि समानता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए इसका आप निष्कर्ष कैसे बताएंगे। आप निष्कर्षतः सच्ची पंथ निरपेक्षता तभी संभव है जब सभी धर्मों को समान सम्मान मिले और सभी धर्म को का उपयोग राजनीति के लिए न किया जाए। कहने का मतलब है कि धर्म को राजनीति में कभी भी नहीं घसीटना चाहिए, बल्कि राजनीतिक दलों को विभिन्न धर्मों में प्यार एवं सद्भाव का प्रचार करके उन्हें एक करने का प्रयास करना चाहिए। इतना यदि आप लिखेंगे तो आप इसका भी एक शॉर्ट आंसर आपका हो गया। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 4th नंबर का हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो चलिए उसे भी अच्छे से देख ही लेते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन आपका क्या है। भारतीय संघवाद में घटकों के बीच विवादों को दूर करने वाला तंत्र, इस पर टिप्पणी करिए। दोस्तों मैं जल्दी इसलिए बोलता हूं कि आपका ना टाइम का बचत हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बोलकर इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले ना भारतीय संघवाद का इसका अर्थ समझिए। देखिए संघवाद का मतलब है ना कि शासन की शक्ति जो होती है ना केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। देखिए शासन की शक्ति मतलब केंद्र और राज्यों में कैसे, अब देखिएगा यह 3 स्तर की सरकार होती है हमारे मतलब देश में। केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। आप देखेंगे हर स्तर पे प्रशासन को बेहतर ढंग से करने के लिए एक प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि जनता की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर हल किया जा सके। और कई बार आप देखेंगे, नहीं मैं अभी तो उसको समझा रहा था संघवाद को। देखिए हाँ संघवाद का अर्थ आप समझ गए कि संघवाद का मतलब है वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। आप देखिए अब भूमिका में कैसे हम लोग लिखेंगे। चलिए भारत एक संघीय संरचना वाला देश है। कई बार नीतिगत या अधिकारों से जुड़े विवाद उत्पन्न होते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए संविधान में विशेष तंत्र बनाए गए हैं। अब देखिए कई बार नीतिगत एवं अधिकारों से जुड़े विवाद क्यों उत्पन्न होता है। आप देखेंगे कि नीतिगत और क्योंकि जो मतलब शक्तियों का जो मतलब विभाजन किया गया है ना वो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में, तो कहीं ना कहीं इन को लेकर विवाद होते रहता है और विवाद होते रहता है तो इनको सुलझाने के लिए संविधान में ऐसे तंत्र बनाए गए हैं जिसके माध्यम से इसको सुलझा कर संतुलन स्थापित कर एक सही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाई रखी जा सके। तो चलिए पैरा चेंज करके क्या लिखेंगे आप। संविधान के अनुसार शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज सूची पे राज्य बनाती है, समवर्ती सूची पे दोनों बनाते हैं। लेकिन राज सूची पर विशेष परिस्थितियों में केंद्र भी कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में यदि दोनों कानून बनाए तो केंद्र की ही मतलब कानून मान्य होगा, राज्य की नहीं। अब चलिए जिससे नीतिगत या अधिकारों से जुड़े विवाद उत्पन्न होते हैं, इन्हीं विवादों के समाधान के लिए संविधान में कुछ विशेष तंत्र बनाए गए हैं जो निम्न है। अब चलिए इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो तंत्र हैं कैसे। अब देखिए पहला पॉइंट, अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद। अब देखिए अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए कैसे यह समन्वय स्थापित करता है। अब देखिए यह विभिन्न राज्यों की समस्याओं पर चर्चा करता है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि संघीय ढांचे में कोई भी असंतुलन न पैदा हो। सेकेंड पॉइंट, जल विवाद न्यायाधिकरण।
अनुच्छेद 262 के तहत राज्यों के बीच जल विवादों को हल करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे। अब देखिए जल विवाद न्यायाधिकरण है एक प्रकार का यह विशेष न्यायिक निकाय है जो नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने का एक प्रकार से यह मतलब काम करता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका निर्णय अनिवार्य नहीं होता, यानी सभी राज्यों को इसे मतलब इसका निर्णय मतलब अनिवार्य ऐसे होता है नहीं, अनिवार्य इसका होता है और सभी राज्यों को इसको मानना पड़ता है। अब और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि दो राज्यों के जो नदी के बीच पानी होता है उसको सुलझाने का काफी हद तक मतलब प्रयास किया जाता है। अब आप इसको समझ गए। फिर सेकंड थर्ड पॉइंट आप देखेंगे वित्त आयोग। देखिए राज्यों को वित्तीय सहायता और करों के बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए कैसे। अब देखिए वित्त आयोग को ना हर साल मतलब 5 साल में ना गठित किया जाता है। अब देखिए इसका मुख्य इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का उचित बंटवारा करने के लिए। आप देखेंगे कमजोर राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का काम करता है वित्त आयोग। आप देखेंगे विभिन्न योजनाओं के लिए धन आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग का मतलब गठन किया जाता है इन तमाम पद्धतियों के लिए। आप जैसे एक एग्जांपल दे देंगे, जैसे जीएसटी संग्रह में राज्यों को हिस्सा देने के लिए विवाद, एक एग्जांपल दे देंगे और फिर एक इसकी एक सीमा बता देंगे। अब सीमा देखिए क्या बताएंगे। अब देखिए सीमा बताएंगे कि यद्यपि केंद्र सरकार कई राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करती है जिससे संघवाद की भावना कमजोर होती है। अब देखिए अब यह इसकी एक सीमा है संघवाद का। अब देखिए केंद्र सरकार क्यों हस्तक्षेप करती है, आप देखेंगे राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर देती है क्योंकि केंद्र को लगता है कि राज्य में संवैधानिक संकट है, या कहने का मतलब है केंद्र और राज्य में अगर वित्तीय समानता हो और या कहने का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा या आपातकाल की स्थिति में केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाना, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह हस्तक्षेप की भावना क्या करती है, संघवाद की भावना को कमजोर करती है और कई राज्यों को लगता है कि उनकी स्वायत्तता ऑटोनॉमी खतरे में है। यह इसकी एक सीमा है। फिर इसका एक निष्कर्ष बताएंगे बेस्ट, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। निष्कर्षतः भारतीय संघवाद की सफलता के लिए संवाद, सहयोग और संवैधानिक व्यवस्था का पालन आवश्यक है। दोस्तों इसका भी यह शॉर्ट आंसर हो गया। एक पॉइंट आप समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताया था कि अनुच्छेद 262 के तहत राज्यों के बीच जल विवाद में, तो यहाँ आप इस चीज़ को समझिए कि जो इसका डिसीजन होता है ना, ये राज्यों को एक प्रकार से मानना पड़ता है। शायद हम क्या बोले हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम बोल दिए हैं नहीं मानना, लेकिन जब इसका डिसीजन होता है ना तब मानना होता है, यानी सभी राज्यों को इसका मानना जरूरी है। इसको आप सुधार लेंगे यदि गलत बोला हो तो चलिए हम लोग लास्ट 5th क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता पर चर्चा करें। तो देखिए 5वां क्वेश्चन हम लोग मतलब इस पर टिप्पणी कैसे करेंगे, तो चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए भारतीय संसद की संप्रभुता। अब देखिए संसद की संप्रभुता क्या होता है, इसको आप मतलब सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए संसद की संप्रभुता का मतलब होता है कि संसद को कानून बनाने, संशोधित करने और हटाने का पूर्ण अधिकार। लेकिन आप देखेंगे कि भारत की जो संसद है वो ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन की तरह कोई भी कानून बना दे और पूरी तरीके से वह बनी रहे, ऐसा हो नहीं सकता है इंडिया में, क्योंकि भारत में संसद पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है, क्योंकि उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। भारतीय संसद कोई भी कानून संविधान के सीमाओं के भीतर ही बना सकती है, अर्थात मूल ढांचे को कभी भी यह नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, वरना न्यायिक समीक्षा के तहत उसे अवैध या रद्द कर दिया जाएगा। अब भारतीय संसद की संप्रभुता को आप अच्छे से समझ गए। अब इसको देखिए हम लोग आंसर कैसे करेंगे, चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। भूमिका, भारतीय संसद लोकतंत्र की आधारशिला है जो कानून बनाने, नीतियों की समीक्षा और जनता की आवाज उठाने का कार्य करती है। हालांकि भारत में संसद की संप्रभुता संविधान के दायरे में सीमित है। अब देखिए भारत की संसद संप्रभुता क्या बोलते हैं, संविधान के दायरे में क्यों निश्चित है, क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के अधीन रहना पड़ता है। आप देखेंगे कि मूल ढांचे का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा गए कानूनों को मतलब अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसलिए भारतीय संसद की संप्रभुता संविधान की सीमाओं से बंधी होती है। अब इसका हम लोग निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसके संप्रभुता को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कैसे देखते हैं। इसके संप्रभुता को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। पहला पॉइंट, सर्वोच्चता के संबंध में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कैसे, संवैधानिक सर्वोच्चता इसके संदर्भ में, तो देखिए आप समझ जाएंगे। भारत में संविधान सर्वोच्च है, इसलिए संसद को संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होता है। अब देखिए भारत में संविधान
सर्वोच्च है, यह आपको पता ही है। तो संविधान भारत के शासन की बुनियादी रेख रेखा तय करता है। संसद संविधान से बाहर जाकर कोई भी कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचा या मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो। अगर संसद ऐसा कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सेकंड, आप बताएंगे विधायी शक्तियां के संदर्भ में संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है और उन्हें निरस्त कर सकती है। अब देखिए, कर सकती है, लेकिन यहाँ पर भी फिर वही बात है कि संसद मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती, अर्थात संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यहाँ भी उसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत यदि ऐसा लगा कि वह मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है तो उसकी द्वारा बनाया गया कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। अब न्यायिक समीक्षा के पॉइंट को देखेंगे इस संदर्भ में। अब देखिए, संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होता है तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। वह यह देखती है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर कोई कानून मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या सुप्रीम कोर्ट उसे आप देखेंगे असंवैधानिक घोषित कर देती है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों करती है? क्योंकि लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना ही सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य है, क्योंकि वह हमारे संविधान की व्याख्या भी करता है। अब इतना बताएंगे, उसके बाद एक इसकी सीमा बता देंगे और फिर निष्कर्ष, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हाल की घटनाओं में पहले एक करंट टच दे देंगे कि हाल की घटनाओं में डेटा सुरक्षा कानून और चुनाव सुधार कानून पर संसद की शक्ति और न्यायिक समीक्षा के बीच बहस हो रही है। एक करंट टच आप एक लाइन लिख देंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। फिर इसकी एक सीमा बता देंगे, परंतु न्यायिक हस्तक्षेप के कारण संसद की संप्रभुता सीमित होती दिखती है। अब देखिए, संसद की संप्रभुता क्यों सीमित होती है? हमने आपको जो पहले बताया वही, क्योंकि ऐसा लगता है कि संसद पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति पर एक संवैधानिक नियंत्रण रहता है, जुडिशियल कंट्रोल का। अब कैसे? क्योंकि लोकतंत्र को संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। इससे संसद को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी वह कानून बनाए वह संविधान के अनुरूप हो, मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हो। मतलब न्यायिक हस्तक्षेप के कारण संसद की संप्रभुता सीमित दिखती है। यह इसकी एक सीमा है। फिर इसका एक अच्छा निष्कर्ष और आपका एक आंसर हो गया। निष्कर्षतः भारतीय संसद सीमित रूप में संप्रभु है, क्योंकि उसे संविधान के दायरे में रहकर और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, भारतीय संसद सीमित रूप में संप्रभु कैसे है? क्योंकि उसे संविधान के अधीन रहना पड़ता है, न्यायपालिका के समीक्षता के अधीन होना पड़ता है, मौलिक अधिकारों में जो मतलब मूल ढांचा है उसको देखना होता है, संघीय ढांचे का पालन करना होता है। इसलिए भारतीय संसद को सीमित संप्रभुता प्राप्त है, न कि पूर्ण संप्रभुता। दोस्तों, हमने इन पांचों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कराने का प्रयास किया और काफ़ी जल्दी में कराने का प्रयास किया, और जल्दी में कराने के साथ साथ मैं अच्छे से समझाने का ध्यान जरूर रखता हूँ। आप इसे काफ़ी अच्छा से देखेंगे, समझेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और नेक्स्ट कल मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और सुबह में मैं आपको हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर भी आऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।